अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो प्रोग्राम एवं आंकड़ों को एग्जीक्यूट करने से पहले, क्या एग्जीक्यूट करने से पहले मेमोरी में क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है। ठीक, जब तक मेमोरी में जाएगा ना एग्जीक्यूट होगा नहीं। सामान्यतः प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को मेमोरी में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं। एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को हम मेमोरी में रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम सीपीयू की बात करते हैं कि सीपीयू इसको किस प्रकार से मैनेज करता है और किस प्रकार से देखता है। तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अतिरिक्त मेन मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक आवश्यक रिसोर्स है जिसे सिस्टम एग्जीक्यूशन के लिए पर्याप्त देखरेख सुपरविजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, उसको भाई मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। आधुनिक प्रचालन तंत्र यानी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग होने वाली स्मृति प्रबंधन मेमोरी मैनेजमेंट निम्न प्रकार के। तो किस प्रकार से मॉडर्न कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करता है उसको आइए हम देखते हैं। तो पहला है यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी। यूनि मतलब एक, यानी एक प्रोग्राम। ठीक है, तो यूनि प्रोग्रामिंग का अर्थ है एक समय में मुख्य मेमोरी में एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होना। इसका प्रयोग पुराने मोबाइल और कंप्यूटरों में किया जाता था। ये पहले की बात है, पहले कंप्यूटर प्रोग्राम में एक बार में एक ही प्रोग्राम रन करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब एक बार में एक से अधिक प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये सीपीयू है, ये ठीक है सीपीयू है, ठीक, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये प्रोसेस है। तो मेमोरी, तो इसमें मेमोरी मैनेजमेंट प्रणाली में मेमोरी का एक भाग, अगर एक भाग की बात करें, ठीक है, एक भाग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयोग होता है और तथा शेष भाग जितने भी रिमेनिंग पार्ट बचे, ये एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो ऑपरेट वो उसमें होगा, और शेष भाग उस समय पर कार्य, जो उस समय पर्टिकुलर कार्य हो रहे होंगे, उस समय कार्य जो यूजर द्वारा किया जा रहा प्रोसेस होगा उसके लिए अवेलेबल होता है। यानी बात करें तो एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है और दूसरा पार्ट उसमें जो भी प्रोसेस यूज हो रहा होगा वो यूज करेगा। आइए हम थोड़े से एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे बाहर यूजर है, कौन सा यूजर है, उसे हमें बोलते हैं एंड यूजर। कौन से यूजर है, एंड यूजर। एंड यूजर मतलब जो सिर्फ यूज करे। आगे बात करते हैं, दूसरा पार्ट है अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, और सबसे कोर पार्ट किसका है, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो अगर हम डायग्राम से समझते हैं तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार कार्य करता है। तो जो हमने डायग्राम देखा, अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम से स्पष्ट है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डिस्क या मेमोरी द्वारा जो भी उपयोग करता है, जो यूजर है, वो यूजर का एरिया कौन सा है। डायग्राम में हमने देखा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम कहां पे होता है, हार्डवेयर का क्या है। तो जो प्रोग्राम में लोड कर उसका निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन करता है, अतः प्रक्रिया यानी प्रोसेस के समाप्त होने के पश्चात या मेमोरी के यूजर एरिया को, जो यूजर एरिया उसको क्या करता, मुक्त कर देता, फ्री कर एग्जीक्यूशन के लिए अगला प्रोग्राम लोड करता है। जो भी काम हो गया तो उसकी मेमोरी को रिलीज कर देता है और नेक्स्ट के लिए फिर वो एलोकेट करता है। ठीक है, देखिए डायग्राम दिखा रहे हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, ठीक, दूसरा पार्ट है वो यूजर प्रोसेस के लिए है, और तीसरा जो पार्ट है वो अनयूज्ड है, मतलब यूज्ड नहीं हो पाया। ये पार्ट तो ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया कहलाया, और यूजर और अनयूज्ड जो पार्ट है वो कहलाएगा यूजर एरिया। क्या कहलाएगा, यूजर एरिया। तो ये है यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी। यूनि प्रोग्रामिंग मतलब एक बार में केवल एक ही प्रोग्राम की हम बात करेंगे, उसे बोलेंगे यूनि, क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल। यानी ऐसा मॉडल जिसमें हम सिंगल प्रोग्राम की कल्पना करते हैं या यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट प्रणाली लागू करने में सरल है, ऑब्वियस सी बात है, एक की बात हो रही है, तथा इसमें मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी की जो बात करते हैं, मेन मेमोरी रिसोर्स का उपयुक्त सूटेबल प्रयोग नहीं हो पाता। एक है तो कहां से हो पाएगा।
आगे स्मृति प्रबंधन के प्रयोगकर्ता क्षेत्र यूजर एरिया में जो भी अप्रयुक्त, यानी अप्रयुक्त का मतलब क्या हो गया, अनयूज्ड मेमोरी स्पेस है, वो एग्जीक्यूशन के समय संपूर्ण अंतराल तक अनुपयुक्त रहती है। अनुपयुक्त मतलब उपयोग में नहीं रहती। इसीलिए स्मृति प्रबंधन प्रणाली यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को विशिष्ट कंप्यूटर सिस्टम तथा विशेष एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सिंगल में तो पता चल गया एक ही है लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें हम मेन मेमोरी का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाते, कारण है सिंगल मेमोरी है, सिंगल प्रोग्राम है। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल प्रोग्रामिंग मेमोरी, यानी एक से अधिक प्रोग्रामिंग मेमोरी की बात करें तो मल्टी प्रोग्रामिंग में एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम, ठीक है, एक से अधिक प्रोग्राम उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसका आकार यूनी प्रोग्रामिंग की अपेक्षा अधिक होता है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, उसमें एक है इसमें मल्टीपल है तो एरिया भी ज्यादा यूज होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में जो मेन मेमोरी है, अगर मेन मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी उपलब्ध करवाने के लिए प्रयोग की जाने वाली दो स्मृति प्रबंधन मेमोरी मैनेजमेंट प्रणालियां हैं। यानी अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी की बात करें इसमें दो टाइप के हैं, तो कौन कौन से उसको हम देखते हैं। पहला है निश्चित संख्या स्मृति, यानी एक निश्चित लिमिटेड मेमोरी पार्टीशन वाली मल्टी प्रोग्रामिंग, एक में सब में निश्चित मतलब निश्चित संख्या की मेमोरी दी जाएगी। तो अगर इस प्रणाली की बात करें तो इसमें मेमोरी का जो प्रयोक्ता यानी यूजर एरिया है निश्चित आकार का होता है, मतलब आकार हम इसमें निश्चित कर देते हैं कि कई भागों पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये भाग एक या एक से अधिक आकार में होते हैं, इनका आकार एक या एक से अधिक हो सकता है। आगे बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। तो मेमोरी मैनेजमेंट की यह प्रणाली IBM OS इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम 360 के मेन फील्ड प्रणाली में कई वर्षों तक प्रयोग में होती रही। तो उसमें कई वर्षों तक इसी प्रणाली यानी इसी सिस्टम का प्रयोग किया जाता रहा। अब इसमें देखते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है, पार्टीशन 1 आ गया, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया तो यही रहा। लेकिन अगर हम बात करें यूजर एरिया के तो यूजर एरिया को डिवाइड इनटू n मतलब कोई एक साइज लेंगे, n नंबर होंगे, n इक्वल साइज पार्टीशन, जो ये पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 तो ये n हो गए, n मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार ये घटते या बढ़ते रहेंगे। ये हो गया आपका मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, मेमोरी पार्टीशन। ठीक, आगे देखते हैं, एक तो वो हो गया, दूसरा वेरिएबल का मतलब जहां फिक्स ना हो साइज, तो हम वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल संख्या वाली स्मृति विभाजन मेमोरी पार्टीशन की हम बात करते हैं। तो इस विभाजन यानी इस पार्टीशन मेमोरी को भिन्न भिन्न आकार यानी अलग अलग साइज में विभाजित कर सकते हैं, परंतु वे आपस में एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है सुनार के आभूषणों के बॉक्स, जो सुनार का आभूषण का बॉक्स होता है, ज्वेलरी बॉक्स होता है, उसमें आभूषण के बॉक्स में भिन्न भिन्न आकार के आभूषण निश्चित आकार के खाने में व्यवस्थित रहे। यानी अगर आप बॉक्स देखोगे तो उस बॉक्स में जब रखा जाता है तो जो पार्ट जिसका है उसी पार्ट्स में वो जाता है। तो इसमें जब प्रक्रिया प्रोसेस को प्रवेश यानी इंटर करती है तो वह उतने ही स्मृति मेमोरी का प्रयोग करता है, जितनी की जरूरत है उतना ही करेगा जितनी उसके लिए आवश्यकता होती है। शेष बची हुई मेमोरी आगामी प्रक्रिया प्रोसेस के लिए सुरक्षित कर दी जाती है। इसमें बात जितना चाहिए उतना यूज होगा और बाकी आने वाले प्रोसेस के लिए रख दिया जाता है जहां उसकी जरूरत होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न डिफरेंट प्रोसेस की स्मृति या मेमोरी की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, यानी आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होगी। बिल्कुल सही बात है। अतः ऐसे प्रक्रियाओं के प्रवेश के बाद उनका निकास होता है, प्रवेश और निकास। ठीक है, अगर स्मृति की बात करें, मेमोरी की बात करें तो विभिन्न आकार यानी साइज का एक ही फ्री ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, एक फ्री ब्लॉक बना दिया जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्री ब्लॉक की बात करें, फ्री ब्लॉक का हिसाब रखने के लिए इंडेक्स बनता है। ठीक है, क्या बनता है? इंडेक्स बनता है। यदि मेमोरी का फ्री ब्लॉक
अत्यधिक बड़ा हो, फ्री ब्लॉक अगर अत्यधिक बड़ा हो तो इसे दो भाग में विभाजित कर दिया जाता है। ज्यादा बड़ा हो तो इसे दो पार्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से पार्टीशन की संख्या, आकार, साइज और स्थान ये प्रोसेस के सिस्टम में प्रवेश या निकास के साथ बदलते रहते हैं। यानी जो प्रवेश होगा या निकास होगा उसके साथ साथ ये चेंज होता रहेगा। अब बात करते हैं डायनेमिक पार्टीशन। डायनेमिक का भी मतलब यही होता है कि जो फिक्स ना हो, चेंज हो, डायनेमिक हो। इस विधि में जो मेमोरी है वो अस्थिर आकार, बिल्कुल जब बदला गया तो अस्थिर रहेगा, अस्थिर आकार में विभाजित किया जाता है और यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया गतिक रूप में संपन्न होती है। इस प्रोसेस में आकार, साइज की कोई लिमिट नहीं होती, साइज की कोई लिमिट नहीं होती, परंतु उससे बाहरी विखंडन यानी अगर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो बाहरी यानी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन संभव होता है।